बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से गरीब आवाम पर एक और बोझ बढ़ गया है। चीनी और दालों के बाद शहर में आटा भी महंगा हो गया। फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में 3 रुपए तक इजाफा किया, जिसके बाद फी किलो आटा 64 रुपए का हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक कराची में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया है। फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटे की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा कर दिया। आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की फी किलो कीमत में 3 रुपए का इजाफा करके आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया है। बाजारों में आटा 61 रुपए फी किलो से बढ़कर 64 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। फ्लोर मिल्स में आटे का 10 किलो का थैला 30 रुपए तक महंगा होकर 640 रुपए और 5 किलो का थैला 15 रुपए इजाफे से 320 रुपए का हो गया। आटा बनाने वाली कंपनियों ने भी कीमतें बढ़ा दी। कंपनियों ने 10 दिन के दौरान आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए तक महंगा कर दिया, जिसके बाद कीमत 660 रुपए से बढ़कर 710 रुपए हो गई। गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे होगा काम, ये तो हम इसको आंसर नहीं कर सकते, मगर हम लोग खुद भी परेशान हैं और कस्टमर्स से डेफिनेटली उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। शहरी कहते हैं कि जहां महदूद आमदनी में गुजारा करना मुश्किल है, वहीं रही सही कसर होश सुबह महंगाई ने पूरी कर दी है, जिससे हर चीज़ ही कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। मजबूर हो गए बोलने के ऊपर, वरना क्या करें, शुगर कर रहे थे, मगर आटा 58 था, अब 64 हो गया। बताइए, बस अल्लाह इनको हिदायत दे और क्या कर सकते। जो आटे पे और चीनी पे इस बहरान पे काबू पाया जाए, वो आवाम को रिलीज़ दिया जाए, ताकि ये क्यों यहाँ दिहाड़ीदार लोग हैं, तो मुझे रोज़ कमाने वाले और तनख्वाह कम है, तो मुझे 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह, किराए के मकान है, बिजली के बिल हैं। वज़ीर आज़म साहब जिस तरह बात करते हैं कि महंगाई को, इन्होंने पहले कहा था कि हम लोग जो है वो आवाम को एक रिलीफ देंगे, और रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ है, रोटी जो बंदा खाना ही खाना है, लेकिन जो है काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने रोटी खाना भी छोड़ दी है। महंगाई की हालिया लहर आवाम के लिए माशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रही है, जबकि हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के इकदाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कैमरामैन शौकत कैमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। अपना घर बनाना भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुका है। जनवरी 2021 से अब तक 1 टन सरिया 70,000 रुपये महंगा हो चुका। रवां साल सरिये की कीमत में 70% इजाफा हुआ। ठेकेदार अपनी लागत पूरी करने के लिए कम सूद का सरिया इस्तेमाल करने लगे हैं। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। रवां साल सरिये की कीमत में 70% इजाफा हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। वज़ीर आज़म का गरीब आवाम के लिए अपने घर का ख्वाब हो गया मुश्किल तरीन। सरिये की बढ़ती कीमतें सस्ते घरों की तामीर में रुकावट बनने लगी। जनवरी 2020-21 से अब तक फी टन सरिया 70,000 रुपए महंगा हो चुका, जो कि 1,10,000 रुपए से महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन कीमत 1,80,000 रुपए पर पहुंच गई। आयरन एंड स्टील एसोसिएशन के सदर हम्माद पूनावाला का कहना है कि सरिया महंगा होने से कुव्वत खरीद भी कम हो गई। ठेकेदारों की जानिब से कम सूद के सरिये के इस्तेमाल का खदशा भी जाहिर कर दिया। महंगा होने की वजह से बहुत से ऐसे ठेकेदार जो इकोनॉमिकल काम करते हैं, वो हल्की क्वालिटी का सरिया यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। जहाँ 3 सूद की ज़रूरत होती है वो उसको 2.5 सूद पे लेते हैं। फिर उसके सामने फिर ये चीज़ें होने की वजह से बड़े नुकसान होते हैं, आपके सामने बिल्डिंगें गिरती हैं। सरिये के कारोबार करने वालों का कहना है कि एक घर में इस्तेमाल होने वाले सरिये की लागत कई गुना बढ़ गई है, जिससे इनका कारोबार पर असर पड़ा। जब इतना महंगा सरिया और ये सारी चीज़ें लगेंगी तो फिर ये ख्वाब तो पूरा होना बहुत मुश्किल है सस्ते घर का। 20 टन के करीब सरिया लगता है ग्राउंड प्लस 1 में 100 गज के मकान में, तो वो सरिया ही आज 40 लाख रुपए का हो गया। तो बाकी चीज़ें आप लगाएं, सीमेंट महंगी हो गई सब, तो वो जो 50 लाख में घर बनता था आज वो 90 लाख 1 करोड़ रुपए की कॉस्ट कर गया। माहिरीन का कहना है कि सरिया और सीमेंट के बाद जमीन की कीमत भी 30 से 40% बढ़ गई है, जिससे गरीब के लिए अपने घर का ख्वाब देखना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई के इस दौर ने शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासर कर रखी है। कराची में टायर्स की सबसे बड़ी मार्केट के दुकानदार भी महंगाई के बायस कारोबार मुतासर होने से परेशान हैं। सलाल वड़ाइच की रिपोर्ट। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है। मुलाजमत पेशा अफराद तो परेशान हैं ही, लेकिन कारोबारी अफराद भी मुश्किलात से दो चार हैं। एमेजिना रोड पर कायम टायर्स की सबसे बड़ी मार्केट में महंगाई के सबब कारोबार ठप हो गया। टायर मार्केट के सदर असलम परवेज ने डॉलर की कदर और दरामदी अखराजात में इजाफे को टायर्स की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया। कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान टायर्स की कीमतों में 30% इजाफा हुआ। आजकल हमारे जुलाई में गवर्नमेंट ने ITPs में RD बढ़ा दी थी, उसकी वजह से तकरीबन 10% RD बढ़ गई है। उसके बाद फिर अभी अगस्त में गवर्नमेंट ने जो है ना कस्टम हाउस वालों ने ITP बढ़ा दी है तकरीबन 17 से 25%।
तो तकरीबन 30-35% का फ़र्क आ गया। डॉलर भी ऊपर जा रहा है, फ्रेट ऊपर आ रहा है, इस वजह से काफ़ी महंगा हो गया टायर। दुकानदार भी ग्राहकों की आमद न होने के बाइस मायूस दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि महंगाई से शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर हुई है। लोग अब नए के बजाय इस्तेमाल शुदा टायर्स की खरीद को अहमियत दे रहे हैं। मसला ये हुआ है कि हमारी कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं टायर ट्यूब की, और ये लोगों की कीमतें ख़रीद नहीं है इसकी। लोग बेचारे आते हैं यहाँ पे पुराने टायर ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे उनको, बहुत परेशान चल रहे हैं। और कारोबार की हालत है कि बिल्कुल भी फिर आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही है। महंगाई सर बहुत हो गई है, महंगाई बहुत रूज पे चली गई है। खरीद जो है वो ग्राहक से बहुत पहुँच से दूर हो चुकी है। इस टाइम पे जो कस्टमर आ रहा है वो सिर्फ पुराना टायर मांगता हुआ आ रहा है, नया टायर कोई भी किसी की बसात में नहीं है। दुकानदारों ने हुकूमत से दरामदी इखराजात को कम करने का मुतालबा किया है ताकि कारोबार करने वाले अफराद की परेशानियों में मजीद इजाफा ना हो। कैमरामैन शेर फराज के साथ सलाल वड़ाइच, सिटी 21। दूसरी जानिब ताजर तंजीमों ने मुश्तरका इजलास में मुतफ़िका तौर पर जुमे को मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करवाई है। तफसीलात हबीब खान की रिपोर्ट में। शहर कायद में कोरोना के बाइस मार्केटें बंद करने का मामला, ताजिर यकजबां हो गए। जुमे के रोज तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया। रोज रात को मार्केटें हम टाइम पे बंद करा रहे हैं कि चलें यार कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आ जाए, इंतजामिया कोई हरकत में ना आए तो थोड़ी सी मेहरबानी करें, ये नोटिफिकेशन निकाल दें, अदरवाइज जो है ना जुम्मे को फिर हम खोलने के लिए जाएंगे। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ये न समझे कि कोई इख्तिलाफ है। शहर के तमाम ताजिर मुत्तहिद हैं, इम्तियाजी सुलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत इस खुश फहमी में ना रहे कि ताजिर अगर बामी तौर पर तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ करते हैं तो वो अपने एजेंडे से हट गए हैं। हमारा एजेंडा एक है और उस एजेंडे पर हम आज सबको आप देख सकते हैं कि हम इकट्ठे हैं। मुश्तरका इजलास में इस्माइल लालपुरिया, आराम बाग मार्केट से अब्दुल रहमान, ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद से गुलाम शेख, तारिक रोड से इलियास मेमन, सदर अलायंस अब्दुल समद और ओल्ड सिटी कपड़ा मार्केट से शफीक आलम ने शिरकत की। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली सनत रेस्टोरेंट्स की है। ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फैज़ान रावत का कहना है कि 18 माह से रेस्टोरेंट्स मुकम्मल फाल ना हो सके। महदूद औकात कार में कारोबार के बायस बहुत नुकसान हुआ। मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी इंडस्ट्री बंद है, मार्च से हमारी इंडस्ट्री बंद है। अब ये देखें कि किराए उसी तरह हैं और टैक्सेस उसी तरह हैं, SRB की टैक्सेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, सेसी है, EOB है। इसके लिए हमसे वादा किया गया था कि टैक्सेस जो है वो हमें रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद तमाम बेरोज़गारी फैली, पूरे पाकिस्तान से कराची में आके लोग काम करते हैं। 60-70% लोग जो है वो बाहर से आके यहाँ पर काम करते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में जो कभी स्कूल भी नहीं गया होता उसको भी हम नौकरी देते हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी नौकरी कर रहा है। तो हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह अफेक्टेड हुई है और अभी ये खुलने के लिए जा रही है, बातचीत हो रही है, प्रेशर दे के 2 महीने से हमारे का बातचीत चल रही थी डिफरेंट डिपार्टमेंट में, NCOC से, फेडरल गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से। अभी ये इंडस्ट्री खुलने की तरफ जा रही है। 50% कैपेसिटी में हमने इनको बोला है कि इसको खोलें। तमाम SOPs हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। जबकि दूसरी जानिब कराची में कोरोना वायरस के मजीद 29 मरीज की जान चली गई है। एक दिन में 550 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 9.6% रिकॉर्ड की गई। 669 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 71 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। अपडेट करें आपको, एक दिन में 550 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 9.6% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर सेहत सिंध ने कहा है कि स्कूल बंद करने के हक़ में नहीं है। महकमा तालीम और महकमा सेहत स्कूल खोलने से मुतालिक एक पेज पर हैं। जुलूस और जलसों में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता। आलमी इदारा सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन 12 और 17 साल की उम्र के बच्चों को लगाई गई। बिल्कुल एक ही पेज पे है। मैं जो हूँ अभी इस फेवर में हूँ कि स्कूल खोले जाएं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ SOPs फॉलो करके पूरी जो है तवज्जो के साथ हमने पूरी मैनेजमेंट, फैकल्टी और स्टाफ को जो है हमने वैक्सीनेट कर लिया है पूरे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में। और उसके बाद हम स्कूल खोल रहे हैं और वो बच्चों को SOPs फॉलो करने की भी हिदायत दी है। और हम उसके साथ साथ जो सीनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का भी एहतमाम कर दिया है हमने।
स्कूलों में, तो इससे ये होगा कि जो है जो कोविड की वजह से बंद हो जाते हैं स्कूल, बार बार बंद होते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए ताकि हम स्कूल मुतवातर खुले रख सकें। जल्द से जुलूस में आम पब्लिक बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसमें उस SOPs को फॉलो करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेरी हिदायत है सब पूरी आवाम को कि प्लीज़ काइंडली आप लोग SOPs फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहने। आप बिला शक आपको वैक्सीनेशन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपको निजी होटल छोड़ने की खबर की तरदीद कर दी। खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। रूरल में हमारी बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, कितने बच्चे हमारे बाहर हैं, कितने स्कूल फंक्शनल हैं फॉर्मल एजुकेशन में, कितने नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, हम कहां तक पहुंचे हैं। हमें मेजरेबल चेंज नहीं मिलती। वी कांट मेयर, हम कहां खड़े हैं, कितने डॉलर्स के सीड हमने फेंके हैं, वो पौधे कहां हैं, वो पेड़ कहां हैं, वो जो इस जमीन से दरख्त उगने थे वो कहां हैं, क्या चीज मिसिंग है। ह्यूमन रिसोर्स भी है, इतने सारे हम बैठे हुए हैं, पैसे भी हैं, पैसों की कमी नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं, फिर क्यों हमारे 40 लाख 45 लाख बच्चे बाहर हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद द फिगर कि 6 बिलियन किड्स आर आउट ऑफ स्कूल, और मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं असेंबली के फ्लोर पे कह चुका हूँ 2017 की सेंसस, इसलिए ये फिगर जो है जो एयर कंडीशन रूम में बैठ के बनाने की नहीं, सेंसस करने की जरूरत है। अहम तैनाती के हवाले से आपको अपडेट करें। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर शाहिद रसूल को जिना अस्पताल कराची का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात कर दिया है। इससे कबल इस पोस्ट पर तैनात डॉक्टर तारिक महमूद ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने से मुआजरत कर दी थी। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। अहम तैनाती की गई है। सिंध हुकूमत ने डॉक्टर शाहिद रसूल को जिना हॉस्पिटल कराची का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं किफ़ायत अली शाह से। किफ़ायत, अपडेट कीजिएगा इस तैनाती के हवाले से। जी बिल्कुल, डॉक्टर सिमी जमाली की जो है वो गुज़श्ता माह रिटायरमेंट के बाद जो डॉक्टर तारिक महमूद हैं उन्हें जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल लगाया गया था, लेकिन डॉक्टर जो तारिक महमूद हैं क्योंकि वो दीगर मसरूफियात भी हैं, पैप को भी चलाते हैं, वो हेल्थ के दीगर काम भी करते हैं, तो वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। उन्होंने ओहदे से जो है वो मुआवज़त जो है वो कर ली थी। तब जो समरी जो है वो भेजी गई थी हुकूमत की जानिब से, सिंध महकमा सेहत की जानिब से सिंध गवर्नमेंट को, शाहिद रसूल जो है डॉक्टर शाहिद रसूल के लिए इनको जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाया जाए, लेकिन अब जो है वो समरी जो है मंजूर कर ली गई है और अब उन्हें 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो जिना अस्पताल तैनात कर दिया गया है। 3 साल के लिए डॉक्टर शाहिद रसूल को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात किया गया है। किफ़ायत अली शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में डॉक्टर्स ने अस्पताल में सहूलियात की कमी और अपने मुतालिबात के हक में OPD का काम छोड़कर सराहपा एहतजाज बन गए। एहतजाज की वजह से मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात किफ़ायत अली शाह की रिपोर्ट में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के यंग डॉक्टर्स OPD का काम छोड़कर अस्पताल में सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि एक बेड पर 4 मरीजों को देखते हैं। एक डॉक्टर को डबल ड्यूटी भी करनी पड़ती है और उन्हें छुट्टियां भी नहीं मिल पाती। मुजाहिरीन डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में काम करने वाली NGO से फंड लेकर अस्पताल चलाया जाता है, जबकि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में सरकारी अस्पताल पर तवज्जो नहीं देती। देखिए जी, बात बहुत सिंपल सी है, हमें हमारे मसलों का हल चाहिए। हम अब क्या करें, हमने OPD बंद कर दी। हमारे पास एक बेड पे 4 5 मरीज होते हैं, हमारे पास MRI की मशीन काम नहीं कर रही है। हम यहाँ काम कैसे करें? यहाँ पर असल मसला ये है कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाए जाएं। जो एक वार्ड में 70 to 80 पेशेंट होते हैं, कभी 100 पेशेंट भी होते हैं, वहाँ 2 डॉक्टर 24 आवर ड्यूटी करते हैं। अगर फैसिलिटीज़ ही हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी तो हम कैसे मरीजों का इलाज कर सकते हैं? मरीज यहाँ पे गरीब लोग आते हैं और ये सोचकर आते हैं कि यहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाएगा। OPD का बाइकाट किए जाने पर अपने बच्चों को इलाज के लिए लाने वाले वालिदैन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हड़ताल करें, हम किधर जाएं? हमारे बच्चे मर रहे हैं। तो 3-4 घंटे कोई सुनवाई नहीं दी। अब उन्होंने बोला कल आना, अब आज आया तो आज OPD बंद है। अब हम बच्चे को लेके कहाँ जाए? इंतजामिया का कहना है कि डॉक्टर्स को एहतजाज का हक है, लेकिन OPD को बंद करना मुनासिब नहीं।
ڈاکٹرز کے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین فرحان نثار کے ساتھ کفایت علی شاہ، سٹی 21۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے نواب کالونی اور قائم خانی کالونی میں شدید گرمی میں گیس کا بحران جاری ہے۔ مکینوں کو کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، رپورٹ کر رہے ہیں حبیب خان۔ سردی تو سردی، گرمی میں بھی گیس غائب۔ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے نواب کالونی اور قائم خانی کالونی میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ نواب کالونی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں گیس نہ ہونے سے ایک وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے کے لیے گیس آتی ہے، مگر بل پورا بھیج دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی گیس آ رہے لیکن اس ٹائم آ رہے یا رات کو 2 بجے آ رہے، 4 بجے پھر 8 جاتے، یا ایسی ٹائم آتے جو آپ کا کام کا نہیں ہو سکتے۔ بارش کے اندر گیس گئی تھی، پھر آئی نہیں ہے، پھر انہوں نے کوئی کام وام یہاں کرا، اس میں آ گئی گیس، لیکن کھانے کے ٹائم پہ نہیں ہوتی بھائی گیس۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گزشتہ برس بارشوں میں گیس سپلائی متاثر ہوئی تھی، لیکن 1 سال گزر جانے کے باوجود سوئی گیس حکام کی جانب سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ کیمرامین شوکت علی کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21 نیوز۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف ایکشن تیز کر دیا ہے۔ لیاری میں دودھ کے بڑے ہول سیلر پر چھاپہ مارا گیا۔ معائنے کے دوران کیمیکل اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف ہوا، جس کے بعد 8 من دودھ تلف کر دیا گیا۔ دکاندار کو وارننگ بھی جاری کی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں اشرف خان۔ شہر قائد میں ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف بڑا ایکشن۔ سندھ فوڈ اتھارٹی نے لیاری میں دودھ کے بڑے ہول سیلر پر ہاتھ ڈال دیا۔ کارروائی کے دوران انکشاف ہوا کہ دودھ میں فارمیلین، کیمیکل اور پانی ملایا گیا تھا۔ ملاوٹ شدہ دودھ ماری پور، شیرشاہ اور بلدیہ ٹاؤن میں سپلائی کیا جانا تھا۔ ڈائریکٹر ایڈمن سندھ فوڈ اتھارٹی محفوظ قاضی نے دعویٰ کیا کہ ملاوٹ شدہ دودھ فروخت نہیں ہونے دیں گے۔ مزید بتایا کہ لیاری سے ضبط کیا گیا 300 لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ تلف کر دیا گیا۔ تمام غیر معیاری اشیاء کے خلاف جو ہے ایک کارروائی شروع کی گئی ہے بہت ایکسپیڈیشیس طریقے سے، اور کل جو ہے وہ ہمیں 300 لیٹر دودھ لیاری میں جو ہب ہے جہاں سے شیرشاہ اور ماری پور اور دوسرے علاقوں کو دودھ کی سپلائی کی جاتی ہے، وہاں پہ ہم نے ریڈ کیا ہے، اور موسٹلی فارمیلین یا پانی ملا ہوا دودھ ملا ہے، جس کو ہم نے تلف کر لیا ہے۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن کے صدر شاکر عمر گجر نے بھی ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ 2 روز قبل بھی سندھ فوڈ اتھارٹی نے 6000 لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ تلف کیا تھا اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف ایکشن مزید تیز کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ANF کے فورس کمانڈر سندھ بریگیڈیئر سید وقار رضوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی۔ فورس کمانڈر نے گورنر سندھ کو ANF کی انسداد منشیات کی کامیابیوں، منشیات کی موجودہ صورتحال اور درپیش بڑے چیلنجز سے آگاہ کیا۔ گورنر سندھ کی فورس کمانڈر ANF سندھ کو اپنے ہر ممکن تعاون اور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید بتائے گا ملاقات میں کن امور پر بات چیت ہوئی؟ صوبے بھر کے اندر اور بشمول کراچی اور اس کی سرحدی علاقوں میں منشیات کی اسمگلنگ اور اس کی استعمال کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ تمام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ منشیات کے کنٹرول کے لیے ANF کے ساتھ ساتھ جو صوبائی محکمہ ایکسائز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ تو تمام ادارے جو ہیں ان کی آپس میں کولیجن ہے، جس پر فورس کمانڈر ANF نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جو چیزیں کامیابی کے ساتھ منشیات کی موجودہ صورتحال جو درپیش ہیں ان چیلنجز سے ان کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بتایا کہ تمام ادارے جو ہے مل کر اپنی کولیجن کے ساتھ جو ہے وہ صوبے کے اندر اور کراچی کے اندر جو ہے وہ منشیات کی روک تھام پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو منشیات کے عادی لوگ ہیں ان کی بحالی کے لیے جو ادارے قائم کیے گئے ANF کے اندر کام کریں اور دیگر اداروں کے اندر جو کام کریں، تمام میں جو ہے وہ ایک بڑی تعداد مریضوں کی بھی امداد کی جا رہی ہے۔ صرف منشیات کی آمد و رفت کو جو ہے روکا نہیں جا رہا، بلکہ جو اس کے عادی افراد ہیں ان کی بحالی کے لیے بھی جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، جس پر گورنر سندھ نے جو ہے وہ سرکاری اداروں کے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور اپنی جانب سے تمام ٹیچنگ فیکلٹی اور والدین جو ان بحالی کے اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی جانب سے بھی ان کی خدمات کو بھی سراہتے ہوئے اور اس بات کو گورنر سندھ نے فورس کمانڈر ANF کو اپنے تمام ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جی ملاقات کا احوال بتا رہے تھے جاوید قائم خانی، بہت شکریہ۔ منی لانڈرنگ کر کے نقصان پہنچانے کے خلاف ریفرنس میں عدالت نے KSB بینک
मुलाजमीन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजमान की करप्शन की वजह से 5 अरब से जायद का नुकसान हुआ था। कराची एहतसाब अदालत में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की खिलाफ वर्जी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजमान के सेहत जुर्म से इनकार के बाद अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। आपको बताएं कि बल्दिया गरबी और केमाड़ी की हदूद में वाक़ सड़क का एक और ट्रैक पानी की लाइन लीकेजेस से तबाह हो चुका है। दूसरे ट्रैक पर बरसाती नाला वक्फे से उबलने के बायस गहरे गड्ढे भर चुके हैं। आपको बताएं कि जिसके बाद हादसात और अवामी मुश्किलात दोनों बढ़ चुकी हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। तबाही का ये सिलसिला पुराना है। बल्दिया कीमाड़ी के बल्दिया जोन की यूसी 33 और 37 के दरमियानी शारा का ये देरीना मसला बरसाती नाले की खस्ता हाली और पानी की लाइन लीकेजेस की वजह से है, जिसके नतीजे में सड़क का तस्वुर खत्म होकर रह गया है। जमकड़ों का पता नहीं चलते, पहाड़ों पे चढ़ते नीचे उतर के आते। ये यूसी 37 का इलाका है, इसका जो हालत बहुत बुरी है। यहाँ से स्कूल में बच्चे जाते, गाड़ी वाले एकदम मारते, छींटे उसमें लगते बच्चों को। परसों गाड़ी गलती हो गई, यहाँ पर फैमिली बैठी हुई थी इसके अंदर। औरंगी और बल्दिया टाउन को नादरन बाईपास से मिलाने वाली 5 किलोमीटर की इस बदतरीन टूट फूट का शिकार सड़क पर सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। पहले MNA था इधर फैसलवाड़ा, उससे हमें परेशानी थी कि वो यहाँ का बंदा नहीं था। फिर वो बंदा नाहल हो गया, फिर हमने हमारे MNA मंदो खेल साहब को वोट दे के हमने जितवाया। मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मायूस हूँ कि हमने इन्हीं वर्करों से हमने सब लोगों को निकाला कि मंदो खेल को जितवाओ, हम लोग इलाके को बेहतर करेंगे। जब से मंदो खेल भाई जीते हैं, ये रोड का हाल देख रहे हो। फुटबॉल स्टेडियम रोड के दोनों ट्रैक बरसाती नाले के मुसलसल उबलने से तबाह हो गए, जिसके बायस इतराफ की तालीमी दरसगाहें सख्त मुतासर और कारोबार भी ठप है। एजुकेशन सिस्टम वैसे ही कोरोना की वजह से तबाहाली का शिकार था। अब आपके सामने बारिशों के बाद जो हालत है कि आम शहरी मोहल्ला वाले तो तकलीफ में ही हैं, बच्चों के लिए स्कूल में दाखिल होना मुश्किल हो जाता है और इतनी बुरी हालत है जिसकी इंतहा कोई नहीं। पीपल्स पार्टी यूसी 33 के सदर आमिर लहरी कहते हैं पार्टी की आला क़यादत ने इस सड़क की तामीर की यकीन दहानी कराई है। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है, हाँ, उनको हमने जो ना लिख के दिए, ये भी तकरीबन हुए 5 से जो ना 6 दिन पहले काम हमने जो ना लिख के दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला के हफ्ते के अंदर अंदर ये काम हमारा अप्रूवल होकर आ जाएगा और इस लाइन को जो ना मुकम्मल हम जो ना सील्ड जो ना कर देंगे ऊपर से। रोटी कपड़ा मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जिसके हुसूल के लिए सफ़र लाजमी शर्त है, जिसे पूरा करने के लिए बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत वक्त की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। जबकि कोरंगी रोड से कश्मीर कॉलोनी जाने वाली सड़क कई माह से खस्ता हाली का शिकार है। नाले पर बनी सड़क टूटने से हादसात और ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट में ताबिश कफीली। कोरंगी रोड और कश्मीर कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क में गड्ढे पड़ गए। नाले पर बनी सड़क के टूटने से नीचे बहता पानी वाज़े दिखाई देने लगा। सड़क तंग होने के सबब हादसात और ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गए हैं। इलाका मकीन कहते हैं 12 शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन बल्दियाती अफसरान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। टूटा हुए तो काफ़ी अरसा हो गया, कितनी मेरे ख्याल से काफ़ी आवाम ने दरख्वास्त दी है और काफ़ी नुकसानात भी हो चुके हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट हुए हैं। 6-7 महीने हो गए टूटा हुआ है और ट्रैफिक का भी बड़ा तकलीफ होता है। कभी कभार वो मेन रोड जो जाम हो जाता है तो अंदर से जो गाड़ी आता है उसके लिए भी तकलीफ होता है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकाम वाला नोटिस लेकर सड़क की फौरी और पुख्ता तामीर यकीनी बनाएं ताकि मजीद हादसात से बचा जा सके और शहरियों को रिलीफ मिले। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। सीवीयू से निकाले गए बहरी जहाज की UAE में मरम्मत करवाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज राना। हैंगटोंग 77 कराची के साहिल पर 80 की दहाई के बाद फंसने वाला दूसरा जहाज था, मगर पहले जहाज की तरह ये पानी में गलने सड़ने से बच गया और पाकिस्तानी तारीख का वो पहला जहाज बना जो साहिल से समंदर में वापस ले जाया गया। जहाज को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन 48 दिन बाद कामयाब हुआ। जहाज को दोबारा समुद्री सफर के काबिल बनाने के लिए UAE में इसकी मुरम्मत कराई जाएगी। CMAX कंपनी के CEO आरिफ शेख का कहना है गोताखोर जहाज का जायजा लेंगे कि नीचे कोई सुराख ना हो। एक सुराख पुर करने पर 1.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। पहले तो पाकिस्तान को मुबारकबाद हो और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये काम हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है। रिटायर्ड नेवल ऑफिसर राशिद का कहना था कि मौसम के बायस जहाज को रेस्क्यू करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसको अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे।
तो बहुत सी चीज़ें, ख़ास कर आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मानसून अपने पीक पे थी अगस्त में। अगस्त में बहुत प्रेशर था, इंटरनेशनल अलग था, नेशनल अलग था, लेकिन हमने डिसाइड किया वी विल अटेम्प्ट। जहाज हैंगडोंग 77 21 जुलाई को साहिल पर रेत में धंस गया था, जिसे मुताद्दिद कोशिशों के बाद गुज़िश्ता रोज निकालने में कामयाबी मिली थी। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा अयाज राणा, सिटी 21। जहाज हैंगडोंग 77 कब आया और इसे निकालने में क्या क्या मुश्किलात पेश आए, रिपोर्ट कर रहे हैं अयाज राणा। 20 जुलाई 2021 की शब बहरी जहाज हैंगडोंग 77 इंजन खराब होने पर तेज हवाओं से धक्के खाता हुआ सी व्यू पहुंचा और रेत में धंस गया। 10 अगस्त को जहाज की रीफ्लोटिंग का ऑपरेशन शुरू हुआ। टग बोट की मदद ली गई लेकिन कामयाबी ना मिली। 11 अगस्त को जहाज का वजन कम करने और समंदर को आलूदगी से महफूज बनाने के लिए 100 टन तेल निकाला गया। 12 अगस्त को जहाज की मदद के लिए क्रेन शिप मंगाई गई लेकिन वो खुद रेत में फंस गई। 13 अगस्त को जहाज निकालने की फिर कोशिश हुई जो रस्सा टूटने के बायस नाकाम रही। 22 अगस्त को जहाज निकालने के लिए ऑपरेशन के दूसरे मरहले का आगाज हुआ। जहाज को खींचने के लिए टग बोट से आयरन रोप बांधी गई लेकिन जहाज सिर्फ 40 मीटर तक ही खींचा जा सका। 24 अगस्त को जहाज 1000 मीटर तक समंदर में ले जाया गया लेकिन रस्सा टूटने से फिर साहिल पर आ गया। 25 अगस्त को जहाज से टग और क्रेन शिप के रस्से बांधे गए मगर मौसम में तब्दीली के बायस ऑपरेशन 6 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया। आखिरकार 7 सितंबर को तीसरे मरहले में जहाज निकालने में कामयाबी मिल गई और हैंगडोंग को रेत से निकालकर समंदर में पहुंचा दिया गया। पहले तो पाकिस्तान को मुबारकबाद हो और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये काम हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें, ख़ास कर आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि मानसून अपने पीक पे थी अगस्त में। अगस्त में बहुत प्रेशर था, इंटरनेशनल अलग था, नेशनल अलग था, लेकिन हमने डिसाइड किया वी विल अटेम्प्ट। जहाज को रेस्क्यू करने के लिए 2 टग बोट्स, क्रेन शिप और हेल्पिंग बोट ने मदद फराहम की। 1965 में द्वारका ऑपरेशन की कामयाबी से भारत के जंगी जनून को पस्ती का सामना करना पड़ा। द्वारका ऑपरेशन की मज़ीद तफसीलात समर अब्बास की रिपोर्ट में। उन्नीस 1965 की जंग में द्वारका के इंतहाई हसास ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया के बेड़ों ने भारतीय पानियों में घुसकर दुश्मन पर कारी वार करना था। इस खतरनाक तरीन मिशन में बहरी बेड़ों को कोई फजाई मदद मुयसर न थी जबकि हर किस्म की मवासलाती सपोर्ट भी नहीं थी। पाकिस्तान नेवी ने बस सिमतों के अंदाजे से ये ऑपरेशन मुकम्मल करना था। अपना परचम पाकिस्तान का, ऊंचा अपना परचम पाकिस्तान का। द्वारका ऑपरेशन में 7 बहरी जंगी जहाजों को रवाना किया गया और साथ में पाकिस्तान नेवी की आबदोज PNS गाजी हिंदुस्तान के साहिली इलाके द्वारका पर हमले के लिए रवाना हुई। इस किले में नस्ब रिडार हमारे पाक फजाइया के ऑपरेशन में एक रुकावट थी। पाक बहरिया ने सिर्फ 20 मिनट में ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। तोपों के दहाने खुले और चंद मिनट में द्वारका तबाह हो चुका था। द्वारका ऑपरेशन पाकिस्तान की कौमी व अस्करी तारीख में हमेशा याद रखे जाने वाला अजीम तरीन ऑपरेशन है। 7 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की फतह और कामयाबी का दिन था। पाक बहरिया की आबदोज गाजी का हिंदुस्तानी बहरिया पर इतना खौफ था कि हिंदुस्तान की बहरिया के बहरी जहाज बंदरगाह से बाहर आने की जुर्रत न कर सके। यौम बहरिया 2021 में मौका पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी ने खुसूसी पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि 8 सितंबर कौमी तारीख का अजीम शान और यादगार दिन है। ख़वातीन को सेहत के हवाले से आगाही देने के लिए चुगताई लैब में 1 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप की तफसीलात बता रहे हैं ताबिश कफीली। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जी हाँ, और इसके लिए ख़वातीन की सेहत है सबसे ज़रूरी। चुगताई लैब ने दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन के इश्तराक से ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक वर्कशॉप का इनेकाद किया जिसमें ख़वातीन को जिस्मानी और ज़हनी सेहत से मुताल्लिक आगाही फराहम की गई। मेहमान खुसूसी मुसरत मिसबा ने ख़वातीन की सेहत और मुस्तकिल मुआयने पर जोर दिया। ऐसे तकरीबात जो हैं वो ख़वातीन को बेहतर आगाही उनकी सेहत के हवाले से उसके लिए दी जाती हैं। अगर ख़वातीन की सेहत अच्छी होती है
تو ظاہر ہے کہ آگے آنے والی نسلیں بہتر ہوں گی. اگر نسلیں بہتر ہوں گی تو پھر ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نشو و نما وہ بہتر ہوتی ہے، اور جب وہ بہتر ہوتی ہے تو پھر ملک کی بہتری بھی یقیناً ہوتی ہے. داؤد گلوبل فاؤنڈیشن کی تارا عذرا داؤد نے بتایا خواتین کو چھاتی کے سرطان سے متعلق شعور فراہم کرنے کے ساتھ میموگرام ٹیسٹ کے لیے فری واؤچر بھی دیے گئے. Chughtai Health and Dawood Global Foundation to teach women about breast cancer so that they can have a mammogram and be tested early and their life safe. Aaj ka every woman here, including you, will get free certificate for breast cancer. میموگرام ٹیسٹ. چغتائی لیب کی کارپوریٹ سیلز ایگزیکٹو طوبہ ڈائر کا کہنا تھا کہ چغتائی لیب صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے پیش ہے. جتنی بھی وومنز وغیرہ ہیں وہ سب جو ہے وہ اپنے یہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں فری میں، اور ان کو اپنے بارے میں یہ سب پتہ چلے جو کہ ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے، اس کی کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. ورکشاپ میں طالبات نے بھی شرکت کی. تقریب کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین دانیال کے ساتھ تابش کفیلی، سٹی 21. جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے کرونا وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے. صحت کی بہتری کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں سمین نواز. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی و حیاتیاتی علوم جامعہ کراچی میں صحت کی دیکھ بھال میں ٹیکنالوجی کی فعالیت کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا. مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم نے ٹیکنالوجی کی مدد سے کووڈ کے لیے اہم کام کیا. روزانہ کی بنیاد پر 20,000 کووڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں. گزشتہ سال کورونا کے حملے کے بعد 500 ملین روپے کا فنڈ قائم کیا. کورونا سے متاثر کاروبار اب آن لائن ہو رہے ہیں. اب اہم اجلاس بھی آن لائن ہو رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کی کامیابی ہے. So the importance of technology in everywhere, in government, in healthcare facilities, and whatever kind of institution, what we've become is IT companies. اس موقع پر وزیر صحت عذرا پیچوہو نے اسکول بند کرنے کی مخالفت کی. کہا کہ محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت اسکول کھولنے سے متعلق ایک پیج پر ہیں. عالمی ادارے صحت سے منظور شدہ ویکسین 12 اور 17 سال کی عمر کے بچوں کو لگائی جائے گی. We at the provincial level have taken several steps to modernize our healthcare systems and to introduce the most modern technologies available today. بین الاقوامی نمائش ICCBS جامعہ کراچی اور OIC کامسٹیک کے باہمی اشتراک سے ہو رہی ہے. نمائش میں 20 سے زیادہ نمائش کنندہ شرکت کریں گے. کیمرامین عبدالقیوم کے ہمراہ سمین نواز، سٹی 21. اولمپکس میں پاکستان ہاکی ٹیم کے پہلے گولڈ میڈل جیتنے کی 61ویں سالگرہ کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کا آغاز ہو گیا. روم اولمپکس میں تاریخی فتح کے بعد ہاکی کو پاکستان کا قومی کھیل قرار دیا گیا تھا. مزید تفصیلات واجد رضا کی اس رپورٹ میں. 9 ستمبر 1960 کو پاکستان نے روم اولمپکس کے ہاکی فائنل میں بھارت کو شکست دے کر پہلی بار اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کا اعزاز حاصل کیا. اس فتح کی یاد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی ہر سال تقریبات منعقد کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ 9 ستمبر کو ہاکی کا قومی دن قرار دے. PIH یہ دن کئی سالوں سے منا رہا ہے. اس سلسلے میں سال 2021 کی پہلی تقریب پاکستان امریکن کلچر سینٹر میں منعقد ہوئی. تقریب میں ہاکی پلیئر سمیت ہاکی آفیسرز اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی سابق انٹرنیشنل پلیئر سینٹر فارورڈ عارف بھوپالی تھے. انہوں نے کہا کہ اپنے ہیروز کی یاد تازہ کرنے کے لیے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کی کاوش لائق تحسین ہے. یہ ہم دن مناتے ہیں 9 سپٹمبر، ایک بڑا دن ہے اور اس میں پروفیسر راؤ جاوید نے یہ شروع کیا اور اس کو انہوں نے پورے پاکستان میں جو ہے یہ دن منانے لگے. اور آج بھی ہم نے اسی حوالے سے ہم نے یہ PSCC میں ایک تقریب کا انعقاد کیا. انہوں نے یہاں بلا کے PSCC میں یہ دن منایا اور یہ 9 سپٹمبر کو ایک بڑا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں سر سید آڈیٹوریم میں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے بانی اور اعزازی جنرل سیکرٹری پروفیسر راؤ جاوید اقبال نے بتایا کہ اس بار قومی دن کی تقریبات پورے ملک سمیت بین الاقوامی سطح پر بھی منعقد کی جائیں گی. ہم انشاءاللہ اس بار جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے تحت 9 ستمبر ہاکی کا قومی دن منا رہے ہیں. ہم کراچی میں آغاز ہم نے تقریبات کا کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان بھر کے 500 شہروں میں ہم یہ تقریبات کر رہے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے شہروں میں ہم جائیں گے اور تقریبات کریں گے. تقریب میں مہمان خصوصی عارف بھوپالی اور پروفیسر راؤ جاوید اقبال سمیت پاکستان امریکن کلچر سینٹر کے عہدیداروں اور کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کے چیئرمین گل فراز احمد خان نے بھی خطاب کیا.
तकरीब के मेजबान सीनियर सहाफ़ी रियाजुद्दीन थे। तकरीब के आखिर में सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी पूरा महीना तकरीबात जारी रखेगी, जो अपने हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका है। कैमरामैन मुताहिर हुसैन जाफरी के साथ वाजिद अजसवानी, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें सिटी 21।